Hello everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग and welcome to our weekly current affairs series। अभी तक हम लोगों ने फरवरी मंथ को पूरा कवर कर लिया है। 3 हफ्ते हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 1 फरवरी टू 23 फरवरी तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे लास्ट वीक ऑफ फरवरी, जिसमें हम 24 फेब से 28 फेब के बीच में पॉलिटी के रिगार्डिंग, ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग और एक्सेट्रा, इन सब के बारे में जो भी करंट अपडेट्स रही हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे बेसिकली कि कोई भी क्वेश्चन की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है और बेसिकली सारी चीज़ें हम कैसे पढ़ेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए वो काफ़ी सटीक रहें, ताकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व होते रहें, चाहे हम कोई भी एग्जाम क्यों ना दें। तो शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर सीरीज को विद आवर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ऑलिव रिडले टर्टल्स। देखिए, ये न्यूज़ में थे, लेकिन इसको जानने से पहले आपको ये पता हो कि ये जो टर्टल्स हैं इनको हम ऑलिव रिडले टर्टल्स ही क्यों बोलते हैं। तो इसका आंसर ये है कि इनका जो पूरा शेल है दिस इज मेड अप ऑफ काइंड ऑफ ऑलिव कलर, और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ टर्टल्स हैं। बहुत ही ज़्यादा पेट भी इनको रखा जाता है, बहुत फेमस है उस इंडस्ट्री में भी ये, तो ये काफ़ी खास बात है इनकी। दूसरा क्या है ना कि ये है माइग्रेटरी हैं क्योंकि इनको रहने के लिए हमेशा चाहिए होते हैं वार्म वाटर्स। अगर किसी एरिया में ये है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि रशिया के ईस्ट में जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर वो रहते हैं, लेकिन वहाँ पर सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम हो गया है। अगर टेम्परेचर वहाँ कम होगा तो वो नहीं जीवित रह पाएंगे, इसके लिए ही वो हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं और खास करके सर्दियों में ये आते हैं टुवर्ड्स इंडियन ओशन। तो ये शुरू होते हैं आने नवंबर और दिसंबर में और अल्टीमेटली अप्रैल और मई तक ये रहते हैं। और ख़ास बात इनकी ये भी है कि जब ये इंडिया में इंडियन ओशन की तरफ आते हैं तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ नेस्टिंग। तो ये बहुत जाने भी जाते हैं कि ये इंडिया के कोस्ट पर आकर फेमस हैं फॉर दी मास नेस्टिंग। इनको हम लोकल लैंग्वेज में अरीबादास भी कह सकते हैं। तो उड़ीसा में बेसिकली है ये एरिया। तो अगर हम उड़ीसा की बात करें कि कहाँ पर आते हैं, क्यों आते हैं, तो हमने देख लिया और इनका जो बेसिक स्पेसिफिकेशंस है वो भी हमने देख ली। इंडिया में जब ये आते हैं तो ये ईस्टर्न साइड से आएंगे, तो ये उड़ीसा के 2 जो सबसे बेस्ट जगहें हैं वहाँ पर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका गहीरमाता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रूकरी है, और इसके बाद आती है आपकी ये ऋषिकुल्या रिवर के साइड में जो एरिया है यहाँ पर। तो ये पूरे वर्ल्ड की सबसे 2 फेमस जगह हैं जहाँ पर ऑलिव रिडले टर्टल्स आते हैं फॉर द मास नेस्टिंग। और नाम आपने ज़रूर ध्यान रखने हैं, एक तो गहीरमाता जगह है और एक ऋषिकुल्या रिवर के पास वाला जो लास्ट एरिया है, जो जहाँ पर नदी अपना पानी सी में रिलीज करती है, तो वो वाला एरिया। अगर हम देखें कि उड़ीसा में ही एक ना डिस्ट्रिक्ट भी बड़ा फेमस है इनके रिगार्डिंग, जैसे उसका नाम है गंजम डिस्ट्रिक्ट इज फेमसली नोन फॉर ऑलिव रिडले टर्टल्स की अराइवल। और जब भी ये आते हैं इंडिया में तब मैक्सिमम जो प्रोटेक्शन हम इनको दे सकते हैं वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने फिशिंग बंद कर दी ताकि फिशिंग के चक्कर में ये जो है ये नेट्स में ना फंस जाएं और इनकी डेथ ना हो जाए। तो इसके लिए ही हमने ये कोशिश करी है कि बहुत ज़्यादा हम फिशिंग वहाँ पर नहीं अलाउ करेंगे, ताकि जो ये 3-4 महीने के लिए इंडिया में आए हैं इनका जो जीवन है थोड़ा सा सुखद रह जाए। तो ये न्यूज़ में क्यों थे ये हमने देख लिया। और न्यूज़ में एक और रीज़न से ये थे कि अभी तक इस बात का ये पता नहीं लगा है कि ये सिर्फ इंडिया के एरिया में, सिर्फ इसी एरिया में क्यों आते, कि अगर वार्म एरियाज में इन्होंने आना ही है तो वाई ओनली उड़ीसा, आंध्र प्रदेश क्यों नहीं, वेस्ट बंगाल क्यों नहीं, तमिलनाडु वाला एरिया क्यों नहीं। तो ये भी एक रीज़न है जिसके ऊपर साइंटिस्ट खोज भी कर रहे हैं कि वाई दिस एरिया ओनली। तो आपको इसका बेसिक स्पेसिफिकेशन पता हो, आपको इसके जो बेसिक एरियाज हैं वो पता हो, और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में अपने को ध्यान रखें। दूसरा, माइग्रेटरी तो है ही ये, लेकिन साथ में इनकी पॉपुलेशन कम ना हो जाए, इसके लिए इनको हम लोगों ने प्रोटेक्शन स्टेटस भी प्रोवाइड किया हुआ है। हम जब भी कोई स्पीशी करते हैं तो हम 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि इस स्पीशी का जो रैंक है, जो शेड्यूल है, वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल IUCN में इसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। जो साइट्स है, एक कन्वेंशन है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करते हैं रिगार्डिंग एनी स्पीशी, कि अगर हम लोगों ने इसी तरीके से ट्रेड करते रहा और ये स्पीशी अगर ख़त्म हो गई तो बाकी का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी इम्बैलेंस हो जाएगा।
तो वो सबको हमें ध्यान रखना है। और साथ में इंडिया का जो WPA एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके तहत ये कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल 1 में होंगे तो बहुत ही प्रोटेक्शन कि अगर आपने फिशिंग करते हुए इनको जरा सा नुकसान पहुंचाया तो मैक्सिमम पनिशमेंट इज अवेलेबल। तो अब जो अगर हम तीनों की बात करें तो यस, इंडिया के ये शेड्यूल 1 में है। इसका मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट एंड मैक्सिमम फाइन। तो जो भी रूल्स, जो भी लॉज सरकार ने बनाए हैं ताकि इनको हम बचा सकें और साथ में इंडिया का इकोसिस्टम भी बढ़िया तरीके से और आगे बढ़ सके, जो हमारा मरीन स्पीशीज है वो कम ना हो, बिकॉज अगर ये खत्म होंगे तो इनके ऊपर जो डिपेंडेंट और सारी स्पीशीज हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम ध्यान रखते हैं, इसीलिए इंडिया शेड्यूल 1 में डाला गया है इन्हें। अगर आप साइट्स की बात करोगे तो साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में है। ये अपेंडिक्स 1 में भी वो स्पीशी हैं विच आर मोस्ट थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, कि अगर आपने अभी इनको नहीं बचाया तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और आप इनको फिर वापस नहीं लेकर आ पाओगे। तो इसीलिए इनका जो ट्रेड है आप रोक दीजिए, आप किसी भी तरीके से इनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका ट्रेड ना कीजिए। तो इसलिए अपेंडिक्स 1 में डाला गया है। अगर हम इंडिया के अलावा, साइट्स के अलावा बात करें IUCN की, तो IUCN में है ये वल्नरेबल। वल्नरेबल से ऊपर आता है इंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर एक्सटिंक्ट। तो अभी ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा, फिशिंग हम लोगों ने प्रोहिबिट तो की हुई है, लेकिन फिर भी इलीगल फिशिंग अगर होती है और सिर्फ इंडिया में ही हम रोक पाते, बाकी और नेशंस कुछ और नहीं कर रहे हैं, तो अभी वल्नरेबल हैं ये। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी ही ये इंडेंजर्ड भी हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी जो हम इनको बचाएंगे तभी इनकी जो कैटेगरी है वो और ज्यादा प्रोटेक्ट हो पाएगी। तो ये भी प्रोटेक्ट होंगी, इनके ऊपर डिपेंडेंट स्पीशीज भी प्रोटेक्टेड होंगी, और साथ में पूरा जो इकोसिस्टम है दैट वुड बी इन दी बैलेंस्ड मैनर। तो एक तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को ऑलिव रिडेड टर्टल्स के बारे में, क्यों न्यूज में है, क्या इनका बेसिक स्पेसिफिकेशंस है, इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, साइट्स में भी, WPA में भी और IUCN लिस्ट में भी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ASI डिस्कवर्स 1300 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूप। बहुत ही एक ये खास डिस्कवरी है जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे उड़ीसा वाले एरिया में एक स्तूप निकाला गया है जो कि बहुत ही पुराना है। तो अगर हम इस न्यूज़ को देखें तो आपको ये पता हो कि एक तो ये मिला कहाँ पर है। हमें स्टेट पता लग गया उड़ीसा है, उड़ीसा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट में। एरिया पता लग गया। इस तरीके से देखो ये दिखता है। अब कोई भी चीज़ अगर नीचे दबी हुई होगी, माइनिंग करते टाइम निकली होगी, तो ऑब्वियसली वो खराब हो गई होगी, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत जो चीज़ें बची हैं उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कितना पुराना है, उस टाइम के जो लोग थे वो कैसे कारीगरी करते थे, उस टाइम जो कलाकार थे वो अच्छे से काम करते थे कि नहीं अच्छे से काम करते थे, बहुत ही ज़्यादा बारीकियों पर ध्यान रखा जाता था कि नहीं रखा जाता था। तो वो सारी जो चीज़ें हमने यहाँ से पता लगानी है। तो ये बुद्ध स्तूप है जो काफ़ी सालों पुराना है, उड़ीसा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट में ये मिला है। अगर हम बात करें और, तो ये वहाँ पर मिला है जहाँ पर खोंडलाइट स्टोन्स की भी माइनिंग होती है। अगर हम खोंडलाइट स्टोन्स की बात करें तो ये मेजरली उड़ीसा के एरिया में देखने को मिलते हैं और ये ईस्टर्न घाट्स वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न घाट्स में भी और मेजरली उड़ीसा वाले एरिया। और अगर हम इस स्तूप की बेसिकली बात करें तो ये ऐसा पाया जाता है कि ये 7th या 8th सेंचुरी का कोई स्तूप रहा होगा। उस टाइम पर जो डायनेस्टीज होंगी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज्म को प्रमोट किया होगा, उसको और प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्तूप बनवाए होंगे, विहार्स बनवाए होंगे, केव्स में विहारों का एस्टैब्लिशमेंट करवाया होगा। तो ये ऐसा माना जा रहा है कि ये 7th 8th सेंचुरीज के आसपास का स्तूप है। तो और 4.5 मीटर टॉल है। तो अभी इसके बारे में इतनी बेसिक स्पेसिफिकेशन ही हम लोगों को पता लग पाई है। अगर हम इस खोंडलाइट स्टोन्स की बात करें कि जहाँ पर ये मिला है वहाँ पर ये माइनिंग होती रही है, तो ये भी हमने देखा कि ये इस तरीके का, एक तो पहली बात ये दिखता है, थोड़ा सा पिंकिश सा कलर है, थोड़ा सा मतलब ऐसा कलर है जो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा। और इसी डेकोरेटिव पर्पसेस के यूसेज की वजह से हम लोगों ने जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है जो उड़ीसा में है, अगेन जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो उसको बनाने में भी हम लोगों ने इस स्टोन का यूज़ किया। तो ये बड़ी खास बात है इसकी।
तो खोंडालाइट स्टोन्स कहाँ पर माइन किए जाते हैं, वहाँ पर बुद्धिस्ट स्तूप अगर मिला है तो उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, दोनों चीज़ें जो है ये हम लोगों ने साथ साथ पढ़नी है। इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, इसका क्या यूसेज है, और स्तूप अगर हमें मिला है तो उससे हमें क्या पता लगता है और ये कितना पुराना है, और उस समय के जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, उनकी जो भी कलाएं हैं उनके बारे में हमें पता लगता है। तो ये आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल साइंस डे। हम लोग हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं नेशनल साइंस डे, लेकिन अब ये जानने की बात है कि हम साइंस डे मनाते क्यों हैं। 28 फरवरी को जो सीवी रमन है उनका होता है बर्थडे। जो सीवी रमन है उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है क्योंकि उन्होंने रमन इफेक्ट को फाइंड आउट किया था। एक तो ये ध्यान रखेंगे, और साथ में इस पूरे डे की थीम अपने को पता हो कि थीम क्या है इसकी। हम लोगों ने भी G20 की प्रेसिडेंटशिप ली है, तो उसके रिगार्डिंग हम जो भी डे मनाते हैं ना, तो सारे पूरे वर्ल्ड की थीम वही रहती है, खास करके G20 नेशंस की। तो इस बार की थीम है हमारी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, कि हम लोग साइंस को ऐसे यूज करें कि जिससे लोगों का भला हो। साइंस हम ऐसे यूज करें कि काफी सारे लोग इससे पॉजिटिवली इंपैक्टेड हो, किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना किया जा सके। तो ये थीम है इस बार की, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ये आपने ध्यान रखना है, डे आपने ध्यान रखना है, और इस दिन जो है क्यों हम साइंस डे मनाते हैं ये ध्यान रखना है। और अगर हम रमन इफेक्ट की बात करें तो ये बेसिकली इफेक्ट क्या था। ये जो इफेक्ट है वो कहता है कि कोई भी जो वेव है, कोई भी जो लाइट है, कोई भी जो कलर है, वो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल से डिफ्लेक्ट होता है तो उस लाइट की, उस वेव की बेसिकली एक तो चेंज हो जाती है वेवलेंथ। तो जैसे ये ग्रीन लाइट आ रही थी, जैसे ही ये मॉलिक्यूल से डिफ्लेक्ट हुई, आधी तो ये ग्रीन हो गई, आधी ये हो गई ब्लू, और आधी हो गई ये रेड। तो जो लाइट है वो करती है स्कैटर, और अलग अलग कलर्स में फिर वो हमें दिखाई देती है। और इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि जो लाइट है वो मॉलिक्यूल से टकरा जाती है और जिससे उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। और हर एक कलर की वेवलेंथ अलग अलग है, ये हमें पता है। रेड कलर हैज दी लार्जेस्ट वेवलेंथ, और साथ में जो आपका वायलेट कलर है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ जैसे जैसे चेंज होती रहती है, वैसे वैसे जो लाइट का कलर है वो भी चेंज होता रहता है। अगर हम वेवलेंथ बहुत बेसिक में बात करें तो वेवलेंथ इज बेसिकली कोई भी जो ये वेव है, इस वेव का ये क्रेस्ट है CREST, और ये है इसका ट्रफ। एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज वेवलेंथ। जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा उसकी वेवलेंथ होगी, जितना कम ये डिस्टेंस होगा उतनी कम उसकी वेवलेंथ होगी। तो आपको वेवलेंथ पता लग गया, आपको नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं ये पता लग गया, क्यों मनाते हैं ये पता लग गया, और रमन इफेक्ट क्या है। इट इज बेसिकली द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है क्योंकि कोई भी जो लाइट है वो मॉलिक्यूल से डिफ्लेक्ट हो जाती है और अपना अलग कलर चेंज करती है। और हमें, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें शाम के टाइम पर लाल कलर क्यों नजर आता है, सुबह के टाइम पर हल्का सा रेडिश कलर क्यों नजर आता है सन का, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि रेड कलर ही एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है ना। तो इसीलिए सुबह का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो, उसमें हल्का सा हमें रेडिश कलर ज्यादा नजर आता है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो हमें साइंस डे के बारे में, रमन इफेक्ट के बारे में ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। इस इंडेक्स को करने से पहले हम लोग हमेशा जब भी कोई इंडेक्स करते हैं हम 3 चीजों का ध्यान रखते हैं कि एक तो ये इंडेक्स निकालता कौन है, रिलीज कौन करता है, और ये बेसिकली इंडेक्स है क्या, इंडिया का इसमें क्या रैंक है, और टॉप 1 कौन है। ये 4-5 चीज अगर हम लोगों ने याद कर ली तो कोई भी इंडेक्स आ जाए आपने बस उसके बारे में यही चीजों को ही याद करना है, पढ़ना है। अगर मैं इस इंडेक्स की बात करूं तो इसके नाम से ही क्लियर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी इनोवेशन करी कि आपने अपना दिमाग लगाया और आपने ये कोई भी चीज बना दी, तो उसके ऊपर आपका हक होगा। अगर कोई और आपसे बिना पूछे इस चीज का यूज करेगा तो दैट वुड बी पनिशेबल, है ना। आपने कोई भी डिजाइन बनाया, आपने कोई कार का डिजाइन बनाया, आपने कोई घर का डिजाइन बनाया और आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया कि दिस इज दी ट्रेड डिजाइन्स जो मैंने बनाए हैं, और अगर कोई इनको यूज करता है विदाउट माई परमिशन तो फिर उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज।
जो आपने अपने दिमाग से क्रिएट करी हैं। ये वो प्रॉपर्टीज नहीं है जैसे लैंड है, सोना है, ये सब नहीं है। ये आपके दिमाग की वजह से आपने क्रिएट किया है। तो उसको बचाना जो है वो सभी नेशंस का, सभी कंपनीज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसके रिगार्डिंग इंडेक्स निकालता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। यूएस का कॉमर्स चैम्बर है जिसको हर साल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपने ये बताना है पूरे वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रही है कि कोई भी जो पेटेंट है, कोई भी जो कॉपीराइट है, आपने कुछ लिखा है बुक में, आपका ही वो पूरा का पूरा मटीरियल जो है आपके नाम से ही यूज़ होगा। कोई उसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, अपना नाम उसको नहीं दे सकता। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो कौन सी कंट्रीज और कंपनीज सही तरीके से निभा रही हैं या नहीं निभा रही हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो ध्यान रखने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग इंडेक्स निकलता है जिसमें टोटल 55 इकोनॉमीज ऐसी हैं जिसको हम लोग रैंक करते हैं। इस बार का जो इंडेक्स है उसमें इंडिया को मिला है रैंक 42 आउट ऑफ 55। और अगर हम बात करें कि फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट स्पॉट इज टेकन बाय यूएसए। अब क्योंकि यूएसए ने ही रिलीज किया है तो देयर आर मोर चांसेस कि यूएसए विल बी ऑन दी टॉप। और हमेशा होता भी ऐसे ही, आप कितने भी सालों की इंडेक्स निकाल कर देख लीजिए, हमेशा यूएसए विल बी ऑन टॉप। लेकिन इंडिया का जो रैंक है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। पहले होता क्या था कि 38 कंट्रीज का हम लोगों ने चीज़ों को इवेल्युएट किया और 37 रैंक आया इंडिया का। तो उसके मुकाबले इंडिया का 42 आउट ऑफ 55 इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड रैंक। तो इंडिया का रैंक इज कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग। तो आपने इस इंडेक्स के बारे में देख लिया, कौन फर्स्ट है वो देख लिया, इंडिया का रैंक देख लिया, और हम किस बेसिस पर इसे निकालते हैं वो हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल 50 यूनिक इंडिकेटर्स हैं, लेकिन वो सारे नहीं याद करने। आपने सिर्फ 9 पैरामीटर्स के बारे में ध्यान रखना है कि आप और जैसे आप क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी नई इनोवेशन करते हैं तो उसके लिए आपको पेटेंट मिलता है। कोई भी आपने कोई लाइट का बल्ब बना दिया तो वो इनोवेशन ही तो है, तो उसके रिगार्डिंग आपको पेटेंट करवाना होगा। कॉपीराइट, आपने कोई चीज़ लिखी है अपने हाथों से तो वो कोई और पर्सन अपना नाम लेकर नहीं बेच सकता, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता बिल्कुल डायरेक्टली ही। ट्रेडमार्क्स आपके जो भी हैं, कि जो शाहरुख खान है उसका जो SRK है दैट इज ट्रेडमार्क, तो कि SRK सिर्फ मैं ही यूज़ करूँगा, बाकी और कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो ट्रेडमार्क्स हो गए, डिज़ाइन राइट्स हो गए, ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, सारे के सारे। कमर्शलाइजेशन ऑफ IP एसेट्स, कि आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले जितने भी एसेट्स हैं उनको कैसे मार्केट में आने दिया है जिससे कि उनका मिसयूज़ भी नहीं हुआ है और लोगों तक वो चीज़ें पहुंची भी हैं। इसके बारे में एनफोर्समेंट, आपके यहाँ पर अगर कोई भी IPR का लॉ है तो आपने कैसे उसको इन्फोर्स किया हुआ है, और क्या आपने रूल्स बनाए हैं, क्या आपने रेगुलेशंस एस्टैब्लिश करी हैं, तो वो सब के बारे में देखेंगे आपको रैंक देने से पहले। सिस्टमेटिक एफिशिएंसी, कितना अच्छे से आप कर रहे हैं। मेंबरशिप है, रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, कि कोई भी ट्रीटी है, फॉर एग्जांपल पेरिस कन्वेंशन है, पेरिस कन्वेंशन है, उसमें स्पेशली लिखा गया है कि कोई भी कंपनी किसी भी और कंपनी का जो मटेरियल है वो यूज़ नहीं कर सकता। मटेरियल से मतलब है लिखी हुई चीज़। तो आपने उस ट्रीटी को साइन किया है कि नहीं किया है, उसके हिसाब से आपका रैंक आएगा। आपने उसको एज अ मेंबर जो है ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं, ज्वाइन करने के बाद आपने कितना अच्छे से उसको एनफोर्स किया है, वो सारी बातें देखी जाती हैं आपका रैंक निकलने से पहले। तो दीज आर 9 पैरामीटर्स जिसके हिसाब से आपको रैंक मिलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स में। निकालता कौन है ये पता लग गया, फर्स्ट कौन आया है ये पता लग गया, क्या होता है ये इंडेक्स, इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या हैं ये अब हम लोगों ने देख ली। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अभी रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया का खुद का बनाया हुआ ये एयरक्राफ्ट एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा जिसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8। इससे पहले 7th एडिशन हुआ है, उससे पहले 6th एंड सो ऑन। तो अभी 8th सेशन में ये हिस्सा लेगा। और ध्यान रखेंगे कोई भी 2 कंट्रीज की बीच एक्सरसाइज नहीं है, ये मल्टीलेटरल है, मतलब बहुत सारे नेशंस होंगे जो इसे पार्टिसिपेट करेंगे। और ये कहाँ पर होगी, ये होगी UAE में, जो कि पड़ता है यहाँ पर।
यूएई है, यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा, ये गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें जब भी आप पढ़ते हैं, लोकेशंस जो भी हैं वो आपने साथ के साथ मार्क करनी होती है, क्योंकि लोकेशंस पर भी क्वेश्चन आते हैं। कल को क्वेश्चन सीधा ही ये आ जाएगा कि बताओ कौन सी ऐसी स्टेट है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है। तो अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो साथ में आपने तो देख ही लिया कि यूएई में होगा एक्सरसाइज ये। तो यूएई के साथ लगती हुई वाटर बॉडीज कौन सी हैं, यूएई के साथ लगती हुई कंट्रीज कौन सी हैं, इन सब के बारे में आपने देख लिया। साथ आपने एक्सरसाइज का नाम देख लिया, न्यूज में से तेजस क्यों था ये हम लोगों ने देख लिया। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया ने खुद से बनाया है और इसको बनाने का जो काम था 1984 से ही चल रहा था, जब इंडिया ने स्पेशली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई थी सो दैट दे कैन वर्क ऑन द एलसीए प्रोग्राम, ताकि हमें किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े कि अगर हम कल को किसी युद्ध में आते हैं तो हमें रशिया से कोई भी एयरक्राफ्ट ना मांगना पड़े, यूएसए से ना मांगना पड़े। खुद की टेक्नोलॉजी होगी हमारी, खुद के ही बने हुए मटेरियल्स होंगे, खराब हो जाएंगे तो हम ठीक भी खुद ही करेंगे। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करनी थी। इसके लिए वी वर्कड ऑन एलसीए तेजस, जो अब बनकर तैयार हो चुका है और जिसको हम लोग अब यूज भी करते हैं। अगर आप देखें तो ऐसा दिखता है ये एलसीए तेजस, और इनके आने के बाद जो हमारे MiG-21 फाइटर प्लेन्स थे उनको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया था। तो चलता रहता है, ये MiG-29 आएगा तो 21 को रिप्लेस कर देगा, 21 आएगा तो 23 को रिप्लेस कर देगा। तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि तेजस स्पेशली MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए आया था। और अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें तो कौन कौन सी कंट्रीज हिस्सा लेंगी वो हमें देखना है, लेकिन आपको ना ये याद नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर में आ जाए कि 8th सेशन में क्या मोरक्को ने हिस्सा लिया था, तो आपने बस इनको एक बार देखना है। खास करके ये जितने भी आपके यूए के साथ लगते हुए कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं कर रही है वो देखना है बस, जिसमें साथ में कुवैत आ जाता है। और इसमें ना यूएसए आप ध्यान रख लीजिएगा और यूके ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इंडिया के साथ यूएसए की अलग एक्सरसाइज है, लेकिन मल्टीलेटरल में भी इंडिया यूएसए कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये हल्का सा ध्यान रख लेंगे हम लोग। एक तो ये चीज, साथ में यूके भी, क्योंकि दोनों डेवलप्ड कंट्रीज है ना, तो डेवलप्ड कंट्रीज जो भी होते एक्सरसाइजेज में उनके बारे में क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आ जाते हैं, तो उसको हम साथ साथ करते चलेंगे तो हम ठीक रह जाएंगे। एक तो ये चीज। दूसरा क्या है, ये आपकी एयर एक्सरसाइज है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या ये मिलिट्री वाली है, आर्मी वाली है, क्या ये नेवल है। तो आपको पता हो कि दिस एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग है, हवा में रहता है, तो इट इज एयर एक्सरसाइज। एलसीए तेजस इंडिजिनसली बिल्ट है, किसको रिप्लेस किया इसने, क्या स्पेसिफिकेशन से एयरक्राफ्ट है, क्यों न्यूज में रहा है। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 क्या है, कहाँ पर होगी, कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, मेजरली डेवलप्ड जो होंगी वो आपने ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं आपने ये देख लेना है कि क्या वो बायलेटरल है या वो मल्टीलेटरल है, कि क्या उसमें सिर्फ इंडिया और कोई और कंट्री पार्टिसिपेट करेगी या बहुत सारी कंट्रीज आएंगी। तो उसके रिगार्डिंग आपको पता हो कि ये जो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर है ये है आपकी मल्टीलेटरल। कोबरा है और करवाता कौन है, ये बेसिकली इट इज कंडक्टेड बाय यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम है जो कि हर साल एक्सरसाइज करवाता है, ये आपने ध्यान रखना है। याद करने के लिए आप निमोनिक्स बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम आएंगे अभी रिसेंटली, एक्सरसाइज ये, एक्सरसाइज वो, ये किसके साथ है, वो किसके साथ है। ये सब अगर हमें याद करना है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टोरीज, निमोनिक्स ये सब बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर हम याद करने की कोशिश करें तो कोबरा जो है कि इंडिया के ऊपर बहुत साल तक यूके ने राज किया, तो अ काइंड ऑफ थ्रेट ही था। कोबरा इज ऑल्सो अ थ्रेट। तो यूके जो है रिस्पॉन्सिबल है हर साल के लिए इस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाने के लिए, और इस बार इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये एक्सरसाइज कौन सी है, एयर, नेवल या मिलिट्री, तो आंसर वुड बी एयर। एक तो ये चीज, पहले वाले में भी यूएसए था, इस वाले में भी यूएसए है, तो दोनों में ही यूएसए। और आपने बस डेवलप्ड कंट्रीज का ही मेजरली ध्यान रखना होता है, क्योंकि यूएसए, रशिया, चाइना, यूके यही इंपॉर्टेंट है बेसिकली एक्सरसाइजेज के टर्म्स में, डिफेंस के टर्म्स में।
तो ये ध्यान रखेंगे। ये तो होगी मल्टीलेटरल। तो क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज भी है जिसमें इंडिया और यूके सिर्फ अकेले ही पार्टिसिपेट करते हैं? तो आंसर इज यस। फॉर एग्जाम्पल अगर मिलिट्री की बात करें तो अजय वॉरियर इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज। अगर हम नेवी की बात करें तो कोंकण इज द नेम। अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो इंद्रधनुष इज वन ऑफ देम। एंड कोंकण शक्ति पहली बार हम लोगों ने लेकर आई है जिसमें हम लोगों ने तीनों सर्विसेज को किया है पार्टिसिपेट। हमने नेवल अलग कर ली, हमने एयरफोर्स अलग कर ली, हम लोगों ने मिलिट्री अलग कर ली। अब इन तीनों का भी एक है जिसका नाम है कोंकण शक्ति। तो ये सारी चीजें जो हैं आपने इसके बारे में ध्यान रखनी है, बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज फ्रॉम March 6 to March 24। कहां पर होगी तो पता ही हो गया हमें, यूके में। यूके ही करवाता है हर साल, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरकॉनी प्राइज। मेरकॉनी प्राइज मिला है अभी रिसेंटली हरि बालकृष्णन को, जिन्होंने कंप्यूटर की फील्ड में काफी अच्छा काम किया है। इन्होंने काफी अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस निकाल कर लेकर आए हैं कि वायरलेस नेटवर्किंग को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, मोबाइल सेंसिंग के रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ों में काफ़ी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो इनको मिला है मेरकॉनी प्राइज, जो यूएसए में बनी एक फाउंडेशन है जिसका नाम है अगेन मेरकॉनी फाउंडेशन। ये जो है ये हर साल इस प्राइज को देती है, खास करके उन कंप्यूटर साइंटिस्ट को जिन्होंने लोगों की जिंदगियां सुखद बनाने में, आसान बनाने में काफ़ी हेल्प किया है। कि कंप्यूटर में ये इनोवेशन कर दी तो काफ़ी सारी चीज़ें एकदम से स्मूथ हो गई। तो नाम आपने ध्यान रखना है, इनको कौन सा प्राइज मिला है ये आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे INS सिंधु केसरी इन इंडोनेशिया। रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि हम लोगों ने जैसे जैसे अपने अलग नेशंस के साथ में बढ़िया मिलिट्री डेवलपमेंट्स करनी है, इसके लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है कि हमारी शिप्स, हमारी सबमरीन्स, हमारे एयरक्राफ्ट्स काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉय हों और अदर नेशंस में। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की जो सिंधु केसरी सबमरीन है ये हम लोगों ने डॉक करवाई है इन जकार्ता। जकार्ता इज इन मतलब कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। तो ये पहली बार ये डॉक करवाई गई है और ध्यान रखेंगे इस बात का कि ये सुंडा स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आई है बेसिकली। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो कि सुंडा स्ट्रेट और मलक्का स्ट्रेट ये दो स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पैसिफिक ओशन से लेकर इंडियन ओशन तक पहुंचने के लिए यही दो स्ट्रेट्स हैं जो कि मेजरली यूज की जाती हैं ताकि समय कम लगे। अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में लाया करती है, कनेक्ट करती है इन दोनों एरियाज को, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। सुंडा स्ट्रेट भी सेम है, ये जावा सी और इंडियन ओशन जो है इनको करती है कनेक्ट। यही दो स्टेट्स हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि एक तो इंडोनेशिया के ही दो आइलैंड्स हैं, इनके बीच में ये कनेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो सिंधु केसरी इज अ सबमरीन, इस तरीके से दिखती है ये। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडोनेशिया में इसको हम लोगों ने डॉक करवाया है सो दैट हमारी जो प्रेजेंस है इन साथ वाले नेशंस में काफी बनी रहे, सो दैट वी कुड काउंटर चाइना, वी कुड हेल्प दीज नेशंस इन काउंटरिंग चाइनाज हेजेमनी और सो दैट वी कैन प्रोवाइड दी सिक्योरिटी टू दीज नेशंस। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखनी है। आपको लोकेशंस पता हो, आपको स्टेट्स कौन सी दो जगहों को कनेक्ट करती है ये पता हो। ये पता कब होगा जब आप अपनी एटलस में चीज़ों को मार्क करेंगे। जितनी भी लोकेशंस मैंने आपको बताई हैं अभी, चाहे यूके है, चाहे यूएई है, चाहे स्ट्रेट ही क्यों ना हो कोई, तो आपने सारी की सारी अपने एटलस में मैप्स के ऊपर मार्क करनी है। अदरवाइज चीज़ें बहुत इकट्ठी हो जाएंगी और फिर सब कुछ भूल जाएंगे आप लोग। साथ साथ ही करते रहेंगे तो हम बेहतर रह जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें सिंधु केसरी के बारे में ही, तो ये एक सबमरीन तो हमने देख ही लिया। 1989 में इसको हम लोग लेकर आए थे रशिया से। इट इज नॉट इंडियाज इंडिजिनस सबमरीन बट इसको हम लोग रशिया से लेकर आए हैं और पहली बार इसको 1989 में हम लोग लेकर आए थे और 2018 में दोबारा से हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करवा लिया था, थोड़ा फ्यूल इंजन सब चेंज कर दिया था ताकि इसको हम थोड़े और सालों के लिए भी यूज़ कर सकें। तो उस टाइम पर जो है अब दोबारा से रीमॉडिफाई कर दी गई है।
और फॉर एग्जांपल जैसे सबमरीन्स होती है ना कई सारी, कि सबमरीन जब चलती है तो कैसे चलती है, कि क्या वो डीजल पर चलती है, क्या वो चलती है इलेक्ट्रिसिटी पर, क्या वो चलती है इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई गई है न्यूक्लियर प्लांट से, है ना, न्यूक्लियर थिंग्स को यूज करके क्या इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई है, न्यूक्लियर पावर्ड है वो। तो इसका जो आंसर है कि सिंधु केसरी एक ऐसी सबमरीन है जो कि है आपकी डीजल इलेक्ट्रिक। इसमें हम लोग बैटरीज के थ्रू भी और हम लोग इसमें डीजल के थ्रू भी करवाते हैं चीज़ों को प्रोवाइड। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपने ध्यान रखनी है रिगार्डिंग सबमरीन, कि ये डीजल इलेक्ट्रिक है या न्यूक्लियर पावर्ड है, तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे। दूसरा इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पता हो कि जब हम ये कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियर पावर्ड, तो आपको ये पता हो कि जैसे हमारे यहाँ पर INS चक्र है, INS चक्र इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, उसको भी हम लोगों ने रशिया से ही लिया था, तो ये ध्यान रखेंगे। तो और वो ये वाली ऐसी सबमरीन्स हैं जो कि आपके न्यूक्लियर फिजन के थ्रू जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उनसे आती है बेसिकली इनमें एनर्जी। तो डीजल पावर्ड है तो इसका मतलब ये सिंधु केसरी की बात, सिंधु घोष की हम बात कर रहे हैं, INS चक्र है तो हम न्यूक्लियर पावर्ड की बात कर रहे हैं। तो एक तो वो सारी चीजें, तो अभी रिसेंटली ये सिंधु केसरी ही न्यूज में था, तो इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिमम एज फॉर एडमिशन। सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये बोल दिया गया है कि कोई भी जो बच्चा जिसकी एज 6 साल नहीं है वो क्लास फर्स्ट में एंट्री नहीं ले सकता। तो कम से कम मिनिमम एज शुड बी 6 बिफोर एडमिटिंग योर चाइल्ड इनटू क्लास 1। जैसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनको आपने 5 साल का ये फाउंडेशनल कोर्स करवाना है, जिसमें आपके जो पहले 3 साल हैं वो रहते हैं प्री स्कूल के, और क्लास 1 और क्लास 2 रहते हैं आपके लास्ट के 2 साल। तो एक बच्चे की जो फाउंडेशन है, बच्चे का जो एक करियर बिल्डिंग है वो काफ़ी अच्छा शुरू हो पाता है, क्योंकि अगर नींव ही काफ़ी अच्छी नहीं होगी तो फिर आगे चाहे 6th में, 7th में, +1 +2 में बच्चा अच्छा फॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर आप शुरुआत से ही चीज़ें बहुत अच्छे से समझाएंगे बच्चों को तो दे विल बी मोर स्किल्ड, उनको ज़्यादा चीज़ें पता होंगी, उनको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती होंगी। तो जो एनालिटिकल बिहेवियर है किसी भी बच्चे का, उसको आपको डेवलप करना है, आपको चीज़ों को बच्चों को समझाना है, ना कि उन्हें जस्ट बताना है। तो इसमें हल्का सा डिफरेंस है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको 3 से 8 साल वाला जो फिनोमिना है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब सख्त जो आदेश हैं वो जारी किए जा चुके हैं बाय मिनिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 26th मीटिंग ऑफ WMCC वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये हम लोग मीटिंग करते रहते हैं विद चाइनीज लीडर्स, चाहे वो चाइना के मिलिट्री के लोग हों, चाहे चाइना के लीडर हों, ताकि जितने भी हमारे लद्दाख वाले एरिया में, हिमाचल वाले एरिया में, उत्तराखंड वाले एरिया में, अरुणाचल वाले एरिया में जो डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कि ये एरिया आपका है या एरिया हमारा है, तो इसके लिए हम मीटिंग करते रहते हैं ताकि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई में या वॉर में तब्दील ना हो जाए। अगर हम देखें तो इंडिया का जो पूरा ये एरिया है दैट इज़ नोन एज मैकमोहन लाइन, और मैकमोहन लाइन को अब हम मानते हैं कि दिस इज द ऑफिशियल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इट इज़ अराउंड 3488 किलोमीटर। तो ये सारी जो हैं कि चाइना कहता है कि हमारा है, इंडिया कहता है कि हमारा है, तो जो लाइन है जो बनी हुई है उन्हीं पर ही हम लोग बरकरार रहें और ज़्यादा हम एरियाज में इन्फिल्ट्रेट ना करें। इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टेंट मीटिंग्स आर नेसेसरी। तो आपको ये पता हो, और पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि दीज मीटिंग्स आर कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। इंडिया चाइना भी हो सकता है, इंडिया नेपाल भी हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, सारे ही नेबरिंग कंट्रीज है ना इंडिया के, तो कोई भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया एंड चाइना। और ये अपडेट्स हम लेते रहते हैं कि क्या आप कर रहे हैं LAC के ऊपर, क्या आप बहुत ज़्यादा इंडिया वाले एरिया में एंटर कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों का जो ध्यान रखा जाता है वो इन मीटिंग्स में रखा जाता है। और ये 2019 के बाद, जुलाई 2019 के बाद अभी पहली बार इन पर्सन मीटिंग हुई है ये, अदरवाइज हमेशा ऑनलाइन हुई है। लेकिन जो एक आप कह लो कि फील है ऑफलाइन की, वो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि लीडर्स आपस में साथ में बैठे होते हैं
उस टाइम पर जो क्वेश्चंस हैं, क्रॉस क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा किए जा सकते हैं। तो है ना, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2012 से इसको हम लोग करते हुए आ रहे हैं और अभी इसका जो 26th मीटिंग है वो मतलब हुआ है अभी। और अगर हम इस बात को देखें तो हर साल कम से कम 2 मीटिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो वही 2 मीटिंग्स जो है हर 6 महीने में, इनको ही हम कांस्टेंट बोल देते हैं, क्योंकि हर साल 1 मीटिंग होना ही बहुत बड़ी बात होती है जनरली, तो ये 2 हो रही हैं। तो 2 मीटिंग्स जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एक स्टेबिलिटी, हार्मनी, पीस बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाइना की साइड से भी और इंडिया की साइड से भी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कनक रेले। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस डांसर थी। ये मोहिनी अट्टम के लिए बहुत फेमस है, विच इज़ दी डांस ऑफ केरला। ये पहली ऐसी लेडी थी जिनको PhD करने का मौका मिला डांस में। 1977 की बात है और ये तो ये जो है बहुत फेमस लेडी हैं डांस की फील्ड में, खास करके मोहिनी अट्टम के लिए। और इनको पहला गुरु गोपीनाथ नेशनल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। तो ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। तो ये क्लासिकल डांसर रही हैं। अभी इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं। तो आपको पता हो कि इनका बेसिक स्पेसिफिकेशंस और ये किस डांस फॉर्म से एसोसिएटेड थी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है किलादी फाइंडिंग्स। किलादी एक जगह है तमिलनाडु के शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर एक ऐसी साइट मिली है जो ये बोला जा रहा है कि इट वॉज द सिटी ऑफ संगमेरा। और संगमेरा जो है वो जनरली हम लोग कहते हैं कि इट इज़ फ्रॉम 3rd BCE टू 3rd AD। ये जो 600 सालों का लाइन है, दैट इज नोन एज संगम एज। इसमें काफ़ी सारे जो चोला, चेरा, पांड्याज के अलावा जो और सारे जितने भी मतलब डायनेस्टीज थी वो एग्जिस्ट करती थी। और क्योंकि बहुत सारे डायनेस्टीज थी और इसकी वजह से ही ये आपस में मिलते रहते थे फॉर डेवलपिंग द टेक्स्ट, तो इनका संगम होता रहता, तो इसीलिए इसको हम संगम एज के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। तो किलादी कहाँ पर है? शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु में है। यहाँ पर एक्सकवेशन की गई है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाली हैं। और ये जो पूरा का पूरा एरिया है दैट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर वेगाई। अगर आप देखो वेगाई रिवर को, तो ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसके ऊपर ही मदुरई भी सिचुएटेड है और इसके आसपास ही आपका ये वाला एरिया भी है जहाँ पर फाइंडिंग्स मिली है। तो हम जैसे कहते हैं ना कि दिस इज हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस रिवर के किनारे बसी हुई है। आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो इराक वाले एरिया में थी, जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के किनारे थी। चाइनीज सिविलाइजेशन जो आपकी यांग्त्से रिवर के किनारे थी, हुआंगहो रिवर के किनारे थी। नील सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो नाइल रिवर के किनारे बसी हुई थी। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो ये साइट हमें जो मिली है ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि वागई रिवर के किनारे मिली है। तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी दी वागई सिविलाइजेशन, जिसके लिए साइंटिस्ट जो है अभी भी थोड़ा सा फाइट कर रहे हैं कि इसको हम ये नाम दें। लेकिन हमारे काम की चीज़ ये है कि इसमें हमें मिला क्या क्या है। पहली बात तो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स ऐसे मिले हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। जैसे अगर हम इनकी बात करें तो ये गोल्ड के बने हुए हैं, पेंडेंट, रिंग्स, बीड्स, ये सब मिले हैं। ऐसे मटके मिले हैं, ऐसे पॉट्स मिले हैं जिनके ऊपर तमिल में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है। तो इसी लैंग्वेज का हल्का से पता लगता है हमें। गोल्ड है, स्क्रिप्ट मिल गई है हमें। डाइंग इंडस्ट्री, ग्लास बीड इंडस्ट्री के बारे में पता लगता है हमें। बहुत सारे जो है आइवरी कॉम्स, जो हाथी के दांत से बने हुए कॉम्स हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि ये पता लगता है कि बहुत सारा जो लाइफस्टाइल था यहाँ के लोगों का, दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी रिच। बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था, बहुत ज़्यादा लोगों के पास आमदनी थी यहाँ पर। और एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है सही तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है मिली हैं हमें। और ये भी बोला जा रहा है कि जितनी भी फाइंडिंग्स यहाँ मिली हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग बनाएंगे एक म्यूजियम। इस म्यूजियम में इन सभी फाइंडिंग्स को रखा जाएगा और इन सबको डिस्प्ले किया जाएगा, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे यहाँ पर जो हमसे यहाँ जो पहले रहते थे वो कैसे रहते थे, किन चीज़ों का वो यूज़ करते थे। तो ये कहीं ना कहीं इट सेटिस्फाइज दी क्यूरियोसिटी कि हाँ, ये हमसे पहले भी रहते हुए आए हैं
और अभी हम रह रहे हैं, तो इससे पहले कोई और सिटी था जो भी दबी हुई है इस सॉइल के नीचे। तो ये सब लोगों को बताने के लिए द कंस्ट्रक्शन ऑफ म्यूजियम हैज आल्सो बीन स्टार्टेड। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा न्यूज में है क्योंकि इसका जो फेज 3 है उसको हम लोगों ने किया है लॉन्च। अब अगर हम देखें सागर परिक्रमा को, तो नाम से तो ऐसा लगता है कि कोई हम कोस्टल हम कर रहे हैं, थोड़ा सा कि निगरानी रखेंगे, सर्वेलेंस करेंगे, बट ऐसा नहीं। ये स्पेशली एक ऐसा प्रोग्राम है जो चलाया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और साथ में नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है इट ऑल्सो एक्ट्स एज द एसोसिएशन। तो ये जो पूरी परिक्रमा है ये सिर्फ इसलिए होती है ताकि हम कोस्ट पर प्रेजेंट सभी के सभी फार्मर्स को ये बता सकें कि आप फिशरीज को कैसे सस्टेनेबल तरीके से कर सकते हैं, और जिससे कि इकोसिस्टम भी हमारा ठीक रहे और जो आपकी आमदनी है, जो आपका रेवेन्यू है, उसमें भी कमी ना है। तो ये सब चीज़ों का जो अवेयरनेस है, लोगों को बताना कि जो भी फिशरमैन हैं उनसे हमारा बहुत लगाव है, हमें पता है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग आपके लिए पॉलिसीज़ भी बना रहे हैं। तो वो सारी जो एक जंग है, जो स्ट्रगल है फिशर फोक का, वो पूरी इंडिया के सामने लेकर आने का मकसद इस पूरी परिक्रमा का रहता है। और अभी फेज 3 है, शुरुआत होगा इसका सूरत से, गुजरात से, और अल्टीमेटली जो वर्सोवा महाराष्ट्र वाली जगह है वहाँ पर जाकर ये ख़त्म होगा। इसका जो फर्स्ट फेज था वो अगेन गुजरात में मांडवी वाली जगह से लेकर पोरबंदर तक किया गया था। आपको फेज 1 नहीं याद करना कोई दिक्कत नहीं है, बट फेज 3 याद कर लेना क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। ये सीधा ही क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको चाहे कितना भी पता हो कि हाँ ये है, इसका मतलब ये है, सब चीज़ें जो हैं वो फिर धरे की धरी रह जाएंगी, और जो एक फैक्ट है वो आपके दिमाग से अगर स्किप हुआ तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कहाँ से कहाँ तक है। फेज 3 है, कौन सी मिनिस्ट्री इज इन्वॉल्व, इसका बेसिक पर्पस क्या है और कौन इसको करवाता है, ये सारी जो बातें हैं ये ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है बाय 1.5 ईयर टिल 31 अगस्त 2024। 1.5 साल के लिए इसको और बढ़ाया गया है। इसको पहले हम लोगों ने 1 साल का टेन्योर दिया था, जिसमें हम लोगों ने इस कमीशन को ये बोला था कि आप लोग ना एक काम कीजिए, जितने भी इररिलेवेंट लॉज हैं, कि जितने भी ऐसे कानून हैं जिनका हम लोग अभी यूज़ नहीं करते और जो कि बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि बारबेरिक हैं, ब्रिटिश के टाइम के हैं, जो हम लोग अभी बिल्कुल भी अपने कामों में लेकर नहीं आते हैं, तो आपने उनकी पहचान करनी है और सरकार को बताना है कि ये ऐसे ऐसे लॉज हैं जो कि हम अभी यूज़ नहीं करते, ताकि हम इनको आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी से हटा सके। तो वो सारा काम करने के लिए 1.5 साल का टेन्योर और बढ़ा दिया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि हम लोग डीपीएसपी में वो प्रिंसिपल्स जिनको हम यूज़ करते हैं जब सरकार के पास इनफ रिसोर्सेज होंगे, इनफ एनर्जी होगी कि वो इन सब चीज़ों पर काम करेगा, तो वो सारे जो डीपीएसपीज हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उनको और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनके तरीके भी जो है वो ये बताएंगे। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में तो इसलिए था, लेकिन अगर हम देखें कि ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया स्टैटिकली पहली बार कब आया था, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, तो पहली बार तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी भी एक्ट के तहत ये नहीं बनाया गया है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और सरकार अपने हिसाब से इसको करती रहती है कि जो है अभी आपका ये काम है तो आप 1 साल के लिए काम कर लीजिए, आपका 2 साल का टेन्योर हम और बढ़ा देते हैं कि अगर आप काम नहीं कर पाए हैं तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो सरकार बताती रहती है टाइम टू टाइम। और पहली बार 1834 में चार्टर एक्ट 1833 के तहत लॉर्ड मकॉले की चेयरमैनशिप के तहत इसको पहली बार गठित किया गया था, और जिसमें स्पेशली ये बोला गया था कि आप इंडिया के लिए पर्टिकुलरली लॉज बनाइए कि इंडिया को गवर्न कैसे करना है, इंडिया के लोगों के लिए कौन कौन से रूल्स बनाने हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं इस कमीशन को दी गई थी। और ये तो है आपका प्री इंडिपेंडेंस, ये तो ब्रिटिश ने बनाया था, लेकिन हम लोग जब इंडिपेंडेंट हो गए तो उसके बाद 55 में हम लोगों ने पहली बार इसको 3 साल के टर्म के लिए
चुना था। चुना था मतलब कि सरकार ने गठित किया था, हम लोग ने तो इलेक्शन नहीं किए थे इसके लिए, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो नॉर्मली हर 3 साल के लिए इसको हम लेकर आते हैं, बट सरकार की मर्जी होती है कि इससे क्या काम करवाना है और कितने टाइम तक करवाना है। तो वो सब चीज़ें जो हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट मीटिंग ऑफ कल्चर वर्किंग ग्रुप। अभी इंडिया की प्रेसिडेंसी है G20 की, और पहली बार इन्हीं सारे कंट्रीज का कल्चरल वर्किंग ग्रुप जो है उसकी फर्स्ट मीटिंग शुरू हुई है खजुराहो के टेम्पल्स, खजुराहो के डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में। एंड दिस मीटिंग वाज चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म। देखिए अगर हम G20 की बात करें तो इसकी अब डिफरेंट मीटिंग्स जो है ना पूरे साल होती रहेंगी कहीं ना कहीं। कहीं टूरिज्म की मीटिंग है, कहीं कल्चर की मीटिंग है, कहीं पॉलिटिकल रिलेशंस की मीटिंग है। तो जो भी मीटिंग जिस पर्पस के लिए हो आपने उसको ध्यान रखना है, ताकि अगर मैच दी फॉलोइंग में भी आता है तो आपको उसका आंसर पता हो। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे। और इस मीटिंग में एक खास बात ये भी है कि एक ऐसे पर्सन जिनको हम मिलेट मैन के नाम से जानते हैं, जिनका नाम है मिस्टर नेक राम, जिनको पद्म श्री से भी नवाजा गया है, इनको भी बुलाया जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है ऑल्सो सेलिब्रेटिंग 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। मिलेट हम बाजरा, जवार, रागी को बोलते हैं, जिनमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन, जिंक, विटामिन, जो गेहूं और राइस से हम लोगों को नहीं मिल पाते, तो मिलेट्स का हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो उनकी प्रोडक्शन, उनकी कंजप्शन पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने के लिए we have celebrated this year as the International Year of Millets। नाम क्या है ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर हम खजुराहो की बात करें तो खजुराहो वाले एरियाज में जो टेम्पल हैं ये काफ़ी ज़्यादा भव्य टेम्पल्स के नाम से जाने जाते हैं। ये 12th सेंचुरी के आसपास, 12th, 11th, 10th सेंचुरी के आसपास चंडेला डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए थे, और इस पूरी सदी में ये अपनी पीक पर थे। मतलब एक डायनेस्टी होती है जो शुरुआत में काम करना शुरू करती है टेम्पल बिल्डिंग का, थोड़े से इजी वाले टेम्पल बनाते हैं, फिर बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाते हैं, और फिर उसका डिक्लाइन होता है तो सारे टेम्पल्स भी ढहा दिए जाते हैं। तो 1950 से लेकर 1050 तक का पीरियड ऐसा था जिसमें ये जो पूरा डायनेस्टी है ये अपने जेनिथ पर थी, कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आर्किटेक्चर, कल्चरल पर्सपेक्टिव, आप कह लो कि सारी चीज़ें कि कैसे इनका पूरा स्ट्रक्चर है, नगरा स्टाइल बनाना है, द्रविड़ स्टाइल बनाना है, हर एक मंदिर जो है ऐसे ऐसे इंक्लाइंड वे में बनाने हैं, कि पहले छोटा मंदिर, फिर बड़ा मंदिर, फिर उससे बड़ा मंदिर। तो वो सब जो चीज़ें हैं ये अपने बेस्ट पर थी। तो एक तो आपने खजुराहो टेम्पल्स के बारे में ध्यान रखना है। अगेन इट इज़ यूनेस्को की साइट है, ये यूनेस्को की साइट मतलब कल्चरली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको बचाना और लोगों तक पहुंचाना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसीलिए G20 के माध्यम से हम इन चीज़ों को और भी लोगों तक, पूरे वर्ल्ड तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इसके बारे में ध्यान रखनी है, मीटिंग ग्रुप के बारे में और खजुराहो के टेम्पल्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंथन टॉप। सिंथन टॉप न्यूज़ में है क्योंकि पहली बार टूरिज्म के लिए इस एरिया को खोला गया है। और अगर हम देखें सिंथन टॉप है कहाँ पर, तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है आपके J&K का, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। और ये कश्मीर से चेनाब वैली को करता है कनेक्ट। इसके लिए काफ़ी फेमस है ये। अभी तक ये बंद रहता था क्योंकि बहुत स्नोफॉल होती थी, बहुत ज़्यादा बॉर्डर वाला एरिया है, तो लोगों का आना जाना अलाउड नहीं था। बट अब टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लद्दाख में और पूरे जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में लोगों को बुलाने के लिए बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो हम लोगों ने दोबारा से ओपन अप करी है। तो सिंथन टॉप कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है और न्यूज़ में क्यों है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे डिकन्सोनिया फॉसिल। बहुत अभी महीनों पहले ना ये एक फॉसिल मिला था जिसको ये बोला गया था कि ये एक ऐसा फॉसिल है जो ये डिकन्सोनिया एनिमल का है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव एनिमल के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में पता लगा कि ये जो फॉसिल है ये डिकन्सोनिया फॉसिल नहीं है, ये सिंपल एक ऐसा एरिया है जिसको मधुमक्खियों ने मधुमक्खियों का जो वैक्स है उसके काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद का ये एक थिंग है।
तो पहले तो बोला जा रहा था कि ऐसा ऐसा है, लेकिन जब दोबारा से इसको ध्यान से देखा गया, इसके ऊपर स्टडी की गई, तब ये पता लगा कि इट वाज द फॉल्स अलार्म, और ऐसा कुछ नहीं है। और एक तो इंडिया के लिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया के जो भीमबेटका केव्स थी, भीमबेटका केव्स हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ पर ये पाया गया था। और काफ़ी सारे लोगों ने ये भी देखा था कि इंडिया में सबसे प्रिमिटिव एनिमल के जो एविडेंस हैं, जो फॉसिल्स है, वो मिले हैं। काफ़ी सारे साइंटिस्ट इंडिया में आए थे इसको रिसर्च करने के लिए, बट अल्टीमेटली पता लगा है कि इट इज़ नॉट द फॉसिल ऑफ अर्लीस्ट एनिमल डाइकनसोनी। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये डाइकनसोनी के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे कि ये सबसे पहला ऐसा एनिमल है जो कि अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता था। और अगर हम देखें तो ये सी बेड अराउंड ऑस्ट्रेलिया, चाइना के, मतलब ये विद इन वाटर भी हमें मिलता था, क्योंकि अर्लीस्ट एनिमल का मतलब वही होता है, क्योंकि सबसे पहली लाइफ जो है पूरे वर्ल्ड में वो आई थी अंडर वाटर। तो जो भी अर्लीस्ट फॉसिल होगा वो भी अंडर वाटर वाला फॉसिल ही होगा। तो एक तो ये ज़रूरी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, यूक्रेन के अराउंड जो भी सारे सी वाले एरियाज थे, उन सब में पाया जाता था पहले तो, बट अब इसके एविडेंसेस, फॉसिल्स हमें देखने को नहीं मिलते। तो ये देखने को मिला था, बट ये भी अब वो चीज़ नहीं है जो हम लोग सोच रहे थे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे गार्शिनिया पेडुनकुलाटा। ये एक ऐसा मेडिसिनल फ्रूट है जिसकी रॉ कंजप्शन इज नॉट अलाउड, लेकिन ये बोला गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, एंटीबायोटिक्स का। तो अगर लोग इसको खाते हैं तो काफ़ी सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस फ्रूट की, वो लोगों की सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। एक तो ये, दूसरा अगर हम देखें तो असमीज लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं, बोर्थे केरा। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो भी आपको पता है इसी की बात कर रहे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोर्थे केरा का तो आपको पता है कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये देखा गया है कि बहुत ही सारी जो हार्ट डिजीजेज हैं उनसे बचाने के लिए दिस फ्रूट इज कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़ में रहती है कई स्पीशीज, तो इसके रिगार्डिंग हम देखते रहते हैं साथ साथ। नेक्स्ट है आपका ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023। अभी रिसेंटली टोटल 35 स्टेट्स प्लस यूटीज में ये सर्वे होकर हटा है। इस सर्वे को करने वाले हैं डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट रिसर्चर्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी के लोग, जिन्होंने बर्ड्स को किया है काउंट, और अल्टीमेटली उस डिसीजन पर पहुंचे हैं कि जो वेस्ट बंगाल है उसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज हैं ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, और उसके बाद आता है उत्तराखंड, और उसके बाद आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो बर्ड काउंट है ये जनरली होता रहता है, इसको करवाते हैं BCI, बर्ड काउंट ऑफ इंडिया। बर्ड काउंट ऑफ इंडिया ये करवाता आ रहा है 1998 से, और ये देखा गया है कि इससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाते हैं इन मैनेजिंग दी डाइवर्सिटी, इन अवेयरनेस, कि लोगों को पता हो कि बर्ड्स ऐसे दिखते हैं, बर्ड्स जो है अलग अलग वैरायटीज़ के होते हैं, ये जो स्पीशीज़ हैं वो किसके मतलब क्यों सिग्निफिकेंट हैं। अगर बर्ड्स ना हो तो फिर ऐसा क्या हो जाएगा कि काम रुक जाएगा कोई, तो उसके बारे में लोगों को पता तो हो। तो ये सारी अवेयरनेस, कौन सी स्पीशीज़ मिलती हैं, कौन सी नहीं मिलती हैं, इसके लिए ये जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है वो अभी कंडक्ट किया गया है। और नॉर्मली भी ना 190 कंट्रीज हैं जिसमें ये जो बर्ड काउंट है ये होता रहता है, तो इंडिया इज़ वन ऑफ देम। और अगर हम पूरे वर्ल्ड के मुताबिक देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बढ़िया वैरायटीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं, और USA जो है इट इज़ नंबर 1 कि बर्ड की स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, और बर्ड्स के नंबर बहुत ज़्यादा हैं इसमें। और काफ़ी सारी USA के बाद जो अचीवमेंट्स है वो इंडिया के हिस्से में आई हैं, कि इसके USA के बाद ही इंडिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक नेशन बना है रिगार्डिंग दी प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स। चलिए ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अमेज़न टू जॉइन ONDC। ONDC है आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जनरली आप देखते हैं कि कोई भी ई-कॉमर्स साइट है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अमेज़न की, हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, है ना। अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करो तो जो सेलर है वो भी उसी साइट पर अपना प्रोडक्ट डालेगा, जो बायर है वो भी उसी साइट के ऊपर जाएगा और वहीं से ही कर देगा पेमेंट और वहीं से ही खरीद लेगा सामान। ये होता है
लेकिन अगर मान लो कि अमेजोन से भी आपने कुछ चीज़ें खरीदनी है बट आपको अमेजोन पर अपना अकाउंट नहीं बनाना, तो उसके लिए आता है आपका ONDC, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है। गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटी जो है ऑफ डेटा ये करवाई जाती है प्रोवाइड। और अब रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो था इट बिकेम द फर्स्ट बिग कंपनी टू जॉइन दिस नेटवर्क, एंड नाउ अमेजॉन कंपनी जो है जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी इसको करेगा ज्वाइन। इट विल बिकम द सेकेंड कंट्री। और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, पूरी जो सारी देख रेख है, रेगुलेशन है, ये सब करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल। ये ONDC है क्या? ओपन नेटवर्क है। अब ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर सारे अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के, ABCD जितने भी इन पर अपनी चीजें बेचना चाहते हैं वो सब इस पर ओपन नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ पर अपनी चीजें जो हैं वो बेच सकते हैं, ताकि जो बायर है उसके पास काफी सारी डाइवर्सिफिकेशन हो कि उसको कौन सा सामान खरीदना है। तो इसके लिए आपको बार बार हर साइट को चेंज नहीं करना पड़ रहा। आपके लिए यही एक कॉमर्स साइट है जो कि सभी के लिए एक ही तरीके से काम करेगी। तो इसमें हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम काफी सारी कंपनीज को अलाउ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने माइक्रोसॉफ्ट को लेकर आया, हम लोग अब अमेजोन को लेकर आ रहे हैं, हम फिर फ्लिपकार्ट को लेकर आएंगे एंड सो ऑन। तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो पूरा ये कॉमर्स साइट है दैट विल बी काइंड ऑफ फेमस और काफी सारे जो लोग हैं इनके साथ जुड़े भी। आप अपनी एक ही आईडी से, एक ही आईडी रहेगी आपकी कि मान लीजिए आपकी लॉगिन आईडी है 1 2 3 4, तो आपने यही अमेजोन के लिए, यही फ्लिपकार्ट के लिए और यही ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के लिए, इन सब के लिए आपने सेम यूज करनी है। बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, इस प्लेटफॉर्म पर आप हर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 18th UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज के द्वारा कंडक्ट की गई एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें लास्ट में हम लोगों ने अडॉप्ट किया जयपुर डिक्लेरेशन। जयपुर में ही ये मीटिंग हुई है और इसको करवाया गया है बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। अब इसके तहत होगा क्या कि जितने भी अपने एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में जितना भी रेलवे का डिपार्टमेंट है वो ये इंश्योर करता है कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सिक्योर रहें, सेफ रहें, एक्सीडेंट्स ना हो, बहुत ज़्यादा लोगों को सुविधाएं हम ज़्यादा प्रोवाइड कर सकें, फैसिलिटीज़ अच्छी हों हमारे यहाँ पर खाने की, इन सब चीज़ों की। तो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हम लोग सभी ये कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सभी चीज़ों का यूज़ करें सो दैट जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब बढ़िया तरीके से, बढ़िया सिक्योर एंड सेफ रेलवे को चला सके, कोई भी कोलिजन ना हो, लोग जो है वो सेटिस्फाइड रहें सर्विसेज ऑफ रेलवे से। तो इन सब चीज़ों के लिए जो ये कांग्रेस है ये की गई थी, कहाँ पर की गई थी ये आपने ध्यान रखना है, किसने करवाई है कंडक्ट ये ध्यान रखना है, नोट इज द ऑब्जेक्टिव और कौन कौन से एरियाज हैं जिनके लिए हमने काम करना है, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका की डिफरेंट रीजनल सरकारें। और वो भी 2025 तक, अगले 3 सालों में, अगले 2 सालों में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम करने हैं जिससे कि रेलवे कुड बिकम दी सेफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैड काउ डिजीज़। ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि ब्राज़ील ने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर मैड काउ डिजीज़ फैली है और इसी वजह से जो बीफ एक्सपोर्ट है उसको भी रोक दिया गया था चाइना के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट था। और अगर हम मैड काउ डिजीज़ की बात करें तो ये बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी के नाम से भी जानी जाती है। BSC बोल देंगे हम सिंपल, बहुत ज़्यादा चक्रों में हम नहीं पढ़ेंगे। तो या तो मैड काउ डिजीज़ बोल लीजिए या BSC बोल लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये है आपकी डिजीज़ जिसमें होता क्या है ना कि एक ऐसा प्रोटीन है जिसका नाम है प्रायोन, PROIN। ये जो है प्रायोन एक ऐसा प्रोटीन है जो किसी भी सेल के सरफेस पर मिलता है और इस सेल के सरफेस पर जब ये मिलता है तो ये बहुत ही जल्दी ना अपने आप को कर लेता है एबनॉर्मल, और ये काऊ को भी नहीं पता लगता कि ये एबनॉर्मल प्रायोन है। और अल्टीमेटली ये काऊ का जो हेड है, जो ब्रेन है, उसमें चला जाता है, ब्रेन सेल्स में,
और अल्टीमेटली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है काऊ का, उसको कर देता है ये खराब, जिससे कि काऊ को खुद भी नहीं पता लगता है कि जो प्रोटीन है जो एबनॉर्मल हो चुका है इससे मुझे फाइट करना है। तो जब फाइटिंग इम्यूनिटी ही नहीं डेवलप होगी काऊ में या कैटल में किसी में भी, तब तक हम उससे फाइट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए इसके रिगार्डिंग कोई भी वैक्सीन, कोई भी जो ड्रग है अभी तक हम लोग नहीं बना पाए। और इसीलिए एक तो ये चीज़, दूसरा अगर कोई मान लीजिए मैड काउ डिजीज से कोई कैटल इन्फेक्टेड है और अगर हम लोगों ने जो है बीफ कंज्यूम कर लिया है या उसका जो भी मीट है वो कंज्यूम कर लिया है, तो वो जो डिजीज है वो आपके ह्यूमंस के अंदर भी एंटर कर सकती है और अगेन वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास वो प्रोटीन जाएगा और अल्टीमेटली आपको भी जो है चक्कर, मिर्गी के दौरे, ये सब आने शुरू होते हैं और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है इस प्रॉपर डिजीज से। तो ये जो डिजीज है वो न्यूज़ में क्यों थी ये आपने देखना है, कैसे होती है ये आपने देखना है। एबनॉर्मल प्रोटीन कॉल्ड प्रायोन एंड यस इट कैन स्प्रेड फ्रॉम काउज टू ह्यूमंस। प्रिवेंशन अभी तक के लिए यही है कि जो भी काउज में, जो भी बफेलोज में ये फैली है, या तो उनको हम लोग मार दें या उनको हम लोग अलग कर दें, और साथ में जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको हमने बोला हुआ है कि आप ये जो बीफ और मीट है इनको भी फिलहाल के लिए कंज्यूम ना कीजिए, ताकि हम कभी कुछ कोशिशें कर रहे हैं कि वैक्सीन आ जाए या ड्रग्स आ जाए जिससे हम इसको बचा सकें। तो फॉर द टाइम बिंग द कंजम्पशन एंड द सेपरेशन ऑफ एनिमल इज द मेथड। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रशिया सस्पेंड्स न्यू स्टार्ट। अब न्यू स्टार्ट से पहले आपको पता हो कि इससे पहले ट्रीटी थी स्टार्ट, उसके बाद थी सॉर्ट, अब उसके बाद आई है न्यू स्टार्ट। अब ये है क्या? स्टार्ट का बेसिकली है आपका फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। कि पहली बात तो ये जो ट्रीटी है वो यूएसए और रशिया के बीच में है। कोल्ड वॉर के शुरुआत से ही ये कोशिशें थी कि कोई भी जो एक नेशन है वो एक दूसरे पर अटैक ना करे, इन सब के पास जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको हम काबू में करके रखें, उनका नंबर हम लोगों को पता हो। तो बहुत ही ज़्यादा वेपन्स की आपने होड़ नहीं लगानी है। तो इसके लिए यूएस रशिया ने ट्रीटी साइन की थी कि हम लोग स्ट्रेटेजिकली अपने यहाँ पर जितनी भी आर्म्स हैं उनको करके रखेंगे रिड्यूस। सेम गोज फॉर रशिया, सेम गोज फॉर यूएसए। तो स्टार्ट जो ट्रीटी है वो आई थी आपकी 1994 से ही ये काम में लगी हुई है। 1994 से लेकर ये 2003 तक 10 साल के लिए साइन की गई थी। उसके बाद ये सॉर्ट ट्रीटी आई, फिर अल्टीमेटली 2011 में आई आपकी ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इसको हम लोगों ने ऐसे बढ़ाते चले गए, लेकिन अब रशिया ने बोला है कि वी आर सस्पेंडिंग दिस न्यू स्टार्ट ट्रीटी, और अब कोई भी ऐसी ट्रीटी नहीं है जिसमें रशिया अपने जो आर्म्स हैं उनको रिड्यूस करके रखे। और अल्टीमेटली ये लास्ट ही ट्रीटी थी एक तरीके की जिससे यूएसए और रशिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स, वेपन्स को हम कंट्रोल में करके रखे हुए थे। अब अगर ये ट्रीटी साइन नहीं है, रेटिफाइड नहीं है, तो कोई भी कंट्री जो है बहुत ही वेपन्स को इंक्रीज कर सकती है अपने यहाँ पर, और अल्टीमेटली अगेन द थ्रेट ऑफ वॉर, थ्रेट ऑफ अटैक इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पता हो कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट कब आई थी, सॉर्ट कब हुई, न्यू स्टार्ट क्या हुआ, और अल्टीमेटली जब ये अब ट्रीटी प्लेस में नहीं है तो उसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसको थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट। ये एक ऐसा पावर प्लांट बन चुका है पूरे इंडिया का फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कोल बेस्ड पावर प्लांट की सरकार चलाती है, और कोल से हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। इन दी साउथ वाले एरियाज में पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और फर्स्ट अमंग दी स्टेट पीएसयूज इन दी कंट्री। मतलब साउथ का पहला है और स्टेट पीएसयूज का पहला है जिसमें फ्लो गैस डीसल्फराइजेशन की टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोगों ने कर ली है इम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी जो सल्फर के एमिशंस हैं वो कोल पावर प्लांट से नहीं हो सकेंगे, चिमनीज के थ्रू नहीं हो सकेंगे, उनसे पहले ही उनको कर लिया जाएगा कंज्यूम, उनसे पहले ही उनको कर लिया जाएगा एब्जॉर्ब, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा एयर में एमिशंस की इंटेंसिटी कम हो जाएगी।
तो ये फर्स्ट प्लांट है सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट। कहाँ पर है ये? इट इज इन तेलंगाना। ये ध्यान रखेंगे। और साथ में इसने पहले भी काफ़ी सारे अवार्ड्स हासिल किए हैं। जो जितनी भी निकलती है ना, हम जब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं कोल को यूज़ करके, तो चिमनी से जो धुआं निकलता है उसमें काफ़ी सारी ना ये फ्लाई ऐश होती है। फ्लाई ऐश को भी आप यूज़ कर सकते हो ये बनाने में, रोड्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में। तो इसको आप एब्जॉर्ब कर लीजिए, आप इसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लीजिए। और ऐसा इस पावर प्लांट ने किया है। इसके लिए इसको काफ़ी सारे प्राइज भी मिल चुके हैं, बिकॉज 100% यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश हैज़ बीन यूज्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखेंगे। इसका नाम कहाँ पर ये है? पहला स्टेट PSU है और पहला साउथ का पावर प्लांट है जिसमें हम कोल से बनाते इलेक्ट्रिसिटी। ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, ये जो टेक्नोलॉजी है इससे सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशंस में काफ़ी ज़्यादा राहत हमें देखने को मिलती है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने सभी को ये बोला है कि 2026 तक आपके पास टाइम है कि अगर आप रिटायर अभी नहीं हो रहे हैं, कि कोई भी पावर प्लांट है काफ़ी और आगे काम करेगा, काफ़ी और ज़्यादा इसमें वर्किंग करनी है, तो 26 तक आपके पास टाइम है कि आप ये टेक्नोलॉजी जो है वो लगा लें। और अगर रिटायर हो रहे हैं और आप दोबारा से रीमॉडिफाई होंगे तो आपके दिसंबर 2027 तक का टाइम है कि आप यहाँ पर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की टेक्नोलॉजी जो है वो लगा लीजिए, सो दैट सल्फर डाइऑक्साइड वुड बी रिड्यूस्ड। तो ये ध्यान रखेंगे। इसका नाम, इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस और अदर जो मतलब गाइडलाइंस है सरकार की, वो हमें पता होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ हमारे ख़त्म होते हैं इस हफ्ते के सारे करंट अफेयर्स। इनको हम लोगों ने कवर किया फ्रॉम फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव। आपको इस पूरी वीडियो में किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स रहेगा तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।